आज हम लोग का लास्ट टॉपिक हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का, इनफैक्ट थर्मोडायनेमिक्स का लास्ट पार्ट है। हीट इंजन एक ऐसा डिवाइस है जो हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है थ्रू ए साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस हम लोगों ने पढ़ रखा है, प्रोसेस इन विच प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर चेंज होने के बाद वो गैस अपने इनिशियल स्टेट को एक्वायर कर लेता है। इनिशियल और फाइनल इक्वल होते हैं। तो यहां पर इसके तीन मेन पार्ट, तीन कंपोनेंट कह सकते हैं। पहला सोर्स है। सोर्स एक तरह का वेसल है जिसको रिजर्वायर कहते हैं, और जो वेसल है उसका हाई थर्मल कैपेसिटी होता है और टेम्परेचर उसका काफी ज्यादा होता है। इसको हम लोग सोर्स को इनिशियल टेम्परेचर T1 लेंगे, और इसका इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी का मतलब है कि इसमें कितना भी हीट को आप एक्सट्रैक्ट करोगे तो इसके थर्मल कंडीशन पर कोई चेंजेस नहीं होगा। आप इससे हीट कितना भी ले लो, इसके थर्मल स्टेट में किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, इट इज ए हीट रिजर्वायर मेंटेन्ड एट हाई टेम्परेचर T1। ठीक, एनी अमाउंट ऑफ हीट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट विदाउट चेंजिंग इट्स थर्मल स्टेट। इसके थर्मल स्टेट में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। दूसरा कंपोनेंट वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस मतलब जैसे इंजन में पिस्टन का मूवमेंट हो रहा है, तो पिस्टन का मूवमेंट हो रहा है तो उसमें आप डाल के आ रहे हो, पेट्रोल डाल रहे हो, स्टीम डाल रहे हो। पुराना स्टीम इंजन होता था, पेट्रोल इंजन होने लगा, तो वो वर्किंग सब्सटेंस में आ जाएगा। तीसरा कंपोनेंट सिंक होता है। सिंक कोल्ड रिजर्वायर होता है, एक वेसल जिसमें हम लोग आइस या कह सकते हैं कि कूल वाटर डाल देते हैं, और वो लो टेम्परेचर सपोज T2 है, और उसका हाई थर्मल कैपेसिटी का मतलब आप उसमें हीट कितना भी डाल दो, उसके थर्मल कंडीशन में कोई बदलाव नहीं है। उसका टेम्परेचर T2 मेंटेन रहेगा, और वो टेम्परेचर T2 एकदम लो टेम्परेचर होगा। ठंड सबको लगती है। अच्छा, लास्ट टॉपिक है आज का, हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर। थर्मोडायनेमिक्स खत्म हो रहा है। तो अभी जस्ट हमने स्टार्ट किया। हीट इंजन हमने कहा कि एक ऐसा डिवाइस है जो हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है थ्रू ए साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। ग्राफिकली यदि आप उसको देखो तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप देखते हैं, इसको लोग ऊपर कर दें और इसको हटा दें। को हटाने में हमेशा कुछ न कुछ एडिशनल वर्क करना पड़ता है। तो यहां पर सिंपली एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जैसे मान लो कि पीवी डायग्राम बनाते हैं, प्रेशर और वॉल्यूम का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि मान लो कि कोई गैस इनिशियल स्टेट यहां पर है, इससे ये एक प्रोसेस के थ्रू वापस अपने पोजीशन पे चला गया, मींस इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल। इसी को हम लोग साइक्लिक प्रोसेस, इसमें प्रेशर वॉल्यूम सब चेंज हो रहा है और उसके बाद वो इनिशियल और फाइनल कोइंसाइड कर गया, तो साइक्लिक प्रोसेस। इसका मतलब कहता है कि यदि आप अमाउंट ऑफ हीट दोगे तो वो अमाउंट ऑफ हीट वर्क में कन्वर्ट होगा, और वो थ्रू साइक्लिक प्रोसेस होता रहेगा। ठीक, यही एक हमारा बेसिक है इसमें। अब इसमें तीन इसके कंपोनेंट है हीट इंजन के। पहला कंपोनेंट एक सोर्स होगा। सोर्स को हम लोग टेम्परेचर T1 मेंटेन करेंगे। इसका हाई थर्मल कैपेसिटी होगा। ये एक ऐसा वेसल है जिसका टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है, इसको हम लोग हीट रिजर्वायर कहते हैं। और इसका थर्मल कैपेसिटी बहुत ज्यादा, जिसको हम इनफाइनाइट कह रहे हैं आइडियल कंडीशन में। इसमें से कितना भी हीट ले लोगे तो इसका थर्मल कंडीशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा हमारा वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस में जैसे हम लोग पिस्टन वगैरह यूज करते हैं, तो मोशन ऑफ पिस्टन, ये सब वर्किंग सब्सटेंस में। और ये मोशन कहां से आएगा भाई? स्टीम और पेट्रोल से। पेट्रोल डालोगे, पेट्रोल बर्न होगा, स्टीम है,
तो यहाँ पर ये वर्किंग सब्सटेंस के सोर्सेस हमारे बन जाएंगे पेट्रोल स्टीम, और दूसरा एक सिंक होगा जो कोल्ड रिजर्वायर कहलाता है, एक ऐसा वेसल जिसमें टेम्परेचर काफी लो मेंटेन करते हैं, इसको हम लोग T2 से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका भी थर्मल कैपेसिटी काफी ज्यादा होता है, इसका मतलब कितना भी हीट इसमें डाल दोगे उसका टेम्परेचर लो मेंटेन रहेगा। अब ये हीट इंजन का बेसिक कंपोनेंट और ये सब हमने यहां पर एक ब्रीफ करके बताया। ठीक, अब ये वर्क कैसे करता है, तो यहां पर सिंपली देखो, एक इसका ब्लॉक डायग्राम बनाया। सोर्स को टेम्परेचर T1 लिखा, दूसरा हमने सिंक लिखा टेम्परेचर T2। तो पुराने जमाने में आपने देखा होगा स्टीम इंजन वगैरह, जिससे आप इजीली समझ सकते हो। तो पुरानी मूवी बड़ा पॉपुलर थी, शोले मूवी, और उसमें आपने देखा होगा कि जैसे वो एक कोल बर्न होता रहता है चैम्बर में, वो टेम्परेचर आपका T1 हो गया। ठीक, उसके बाद नीचे कंटेनर होता था पीछे बैक में, तो उसमें टेम्परेचर T2 सिंक होता था, वो वाटर कंटेनर होता था, वो टेम्परेचर T2 हो गया। ठीक, अब कोल बर्न हो रहा है तो इसका मतलब पिस्टन का मूवमेंट होगा। तो हीट इंजन में ये वर्किंग सब्सटेंस है जो डॉटेड लाइन से सर्कुलर पार्ट है। ठीक है, ये मस्टर्ड ब्राउन से जो रिप्रेजेंट कर रही है, जो येलो कह सकते हो आप, तो ये हीट इंजन है, ये वर्किंग सब्सटेंस। तो सबसे पहले ये क्या करता है कि अमाउंट ऑफ वर्क कैसे कन्वर्ट होता है, ये वर्किंग सब्सटेंस हीट लेता है, सोर्स से हीट इसने लिया, और ये अमाउंट ऑफ हीट Q1 इसने लिया, जिसका टेम्परेचर T1 हमने मेंटेन किया हुआ। अब ये लेने के बाद हीट इंजन, पिस्टन का मोमेंट हो गया, पिस्टन का मोशन हो गया। ठीक, अब व्हीकल मूव करने लगा, तो एक अमाउंट ऑफ वर्क हुआ। अमाउंट ऑफ वर्क हुआ तो इस अमाउंट ऑफ वर्क कितने के इक्वल होगा भाई, Q1 इसने हीट लिया। अब जो कोल बर्न हुआ या सिंपली पेट्रोल बर्न हुआ, वो एग्जॉस्ट के थ्रू किससे निकलेगा, साइलेंसर से निकलेगा। यदि हम मोटर बाइक की बात करें तो वो क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा रिमेनिंग अमाउंट ऑफ हीट को, और वो चला गया सिंक में, जिसको हम लोग Q2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और सिंक का टेम्परेचर T2 है। इसका मतलब Q1 इसने हीट लिया और रिजेक्ट कितना किया, Q2, तो ये आ गया Q2। तो अमाउंट ऑफ वर्क कितना हुआ, Q1 माइनस Q2। अब इससे हम ये पता कर सकते हैं कि इसका परफॉर्मेंस क्या है, इसकी एफिशिएंसी क्या है, कितना ये अमाउंट। अब ये प्रोसेस रिपीट होता जा रहा है, तो जब प्रोसेस रिपीट होगा तो हम लोगों ने पढ़ा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कि जब अमाउंट ऑफ हीट किसी भी गैस को, किसी भी सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं, तो वो इसके इंटरनल एनर्जी को चेंज करता है और एडिशनल वर्क करता है। जब ये साइक्लिक प्रोसेस है तो उस कंडीशन में चेंज इन इंटरनल एनर्जी बिकम जीरो, तो अमाउंट ऑफ हीट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क। इसका मतलब जो अमाउंट ऑफ वर्क होगा डिफरेंस इन हीट, तो कितना हो गया भाई, Q1 माइनस Q2। अब इसके परफॉर्मेंस को हमने कहा एफिशिएंसी टर्म से फाइंड करते हैं। तो एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी को हम लोग ईटा से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब क्या होता है, इनफैक्ट हम लोग एफिशिएंसी यही समझते हैं बोलचाल की भाषा में, आउटपुट अपॉन इनपुट। ये सबसे बेस्ट वे है समझने का। तो आउटपुट मतलब वर्किंग सब्सटेंस, तो कितना वर्क किया भाई, W। इसने हीट कितना लिया, कितना हीट लिया इसने, Q1 लिया। तो अमाउंट ऑफ वर्क क्या हो गया, Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई Q। इसको डिवाइड कर दो, तो Q1 बाई Q1 1 माइनस Q2 बाई Q1। इसका टेम्परेचर कितना मेंटेन किया, T2। इसका टेम्परेचर कितना मेंटेन किया, T1। ये हमारा एफिशिएंसी निकालने का तरीका होगा। आ गया समझ में। तो क्या नोट कर लिया,
जस्ट ए मिनट, इरेज करें इसको, एक बार देख ले फिर से। तो ये क्या था, द वर्किंग सब्सटेंस एब्जॉर्ब्स हीट Q1 फ्रॉम द सोर्स, does an amount of work W, returns to the remaining amount of heat Q2 at, किसको दिया Q2, सिंक को दिया, और comes back to original state। ठीक, इसमें कोई किसी तरह का इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं हुआ, ये प्रोसेस रिपीट होता गया। और इसके परफॉर्मेंस को पता करने के लिए हमने क्या लिखा, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ, रेशियो ऑफ आउटपुट अपॉन इनपुट, मतलब वर्क डन बाय हीट कहां से ले रहा है, सोर्स से, इसलिए एफिशिएंसी को हम लोग ईटा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो वर्क डन बाय हीट इनपुट, वर्क डन W और हीट इनपुट Q1। W कितना बन गया, अमाउंट ऑफ वर्क Q1 माइनस Q2, तो ये एफिशिएंसी क्या आ जाएगा, Q1 माइनस Q2 बाई Q1, 1 माइनस Q2 बाई Q1। Q2 का टेम्परेचर कितना है, T2, और Q1 का टेम्परेचर T1। आ गया समझ में क्लियरली 100%। तो ये हीट इंजन हुआ। अब इसी का जस्ट रिवर्स प्रोसेस है, जिसको हम लोग रेफ्रिजरेटर और हीट पंप भी कहते हैं। तो रेफ्रिजरेटर और हीट पंप पे आ जाए, और यहां पर एक चीज दिमाग में रखिएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि यहां पर Q2 बाई Q1, यदि Q2 और Q1 यदि हम इसकी बात कर ले, यहां पर इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी, ये क्वांटिटी हमारा 0 हो जाए, तो एफिशिएंसी कितना हो गया, 1 मींस 100%। तो 100% आइडियल कंडीशन में होता है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि प्रैक्टिकली एफिशिएंसी ऑफ इंजन ऑलवेज लेस देन 1 मींस 100% से लेसर होगा। अब आ जाए हीट पंप और रेफ्रिजरेटर, इसमें भी वैसे ही है। ये भी एक ऐसा डिवाइस है जो रिवर्स डायरेक्शन में ऑपरेट होता है, हीट इंजन का जस्ट रिवर्स डायरेक्शन। इसमें भी 3 कंपोनेंट्स इसके होते हैं। पहला कंपोनेंट सोर्स होता है, जिसका टेम्परेचर T1 मेंटेन करेंगे, और दूसरा हमारा वर्किंग सब्सटेंस, जिसको रेफ्रिजरेंट लिक्विड कहते हैं, जो अमोनिया और फ्रियोन यूज करते हैं। जो हम लोग कहते हैं ना, फ्रीज में या कार में जो एसी लगाते हैं, उसमें जो लिक्विड होता है या एसी के जो कंपोनेंट है, उसी को हम लोग अमोनिया और फ्रियोन से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी का यूज किया जाता है। वहां पर स्टीम इंजन में और डीजल इंजन में या पेट्रोल इंजन में पेट्रोल फ्यूल की तरह होता है, डीजल फ्यूल की तरह होता है, स्टीम फ्यूल की तरह होता है। तो यहां पर ये अमोनिया और फ्रियोन फ्यूल की तरह होगा। ठीक, तीसरा कंपोनेंट बन जाएगा सिंक, जिसका टेम्परेचर T2। फिर वैसे ही इसका हाई थर्मल कैपेसिटी होगा, और उसका भी हाई थर्मल कैपेसिटी, हाँ मतलब कैपेसिटी ज्यादा है, टेम्परेचर कम है, हम उसको हाई थर्मल कैपेसिटी ही कहेंगे। ठीक है ना, एफिशिएंसी या उसको कह सकते कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, तो वो ज्यादा होगा, क्योंकि आप उसमें हीट यदि दोगे तो उसके थर्मल कंडीशन में चेंज नहीं होना चाहिए। हीट जब आप लोगे तो उसके थर्मल कंडीशन में भी चेंज नहीं होना। ठीक, अब यहां पर इसी तरह से इसका ब्लॉक डायग्राम है, देखो यहां पर। अब क्या है ब्लॉक डायग्राम, ये हीट इंजन गलत लिखा गया, यहां पर आपका रेफ्रिजरेटर लिखाना चाहिए, ठीक है, और बाय मिस्टेक हो गया। और यहां पर ये देखिए क्या होता है। सबसे पहले जैसे ही हम लोग फ्रीज में खाना गर्म डाल देते, तो हमने मान लो फ्रीज में खाना डाल दिया, तो वो क्या होगा, सबसे पहले अमाउंट ऑफ वर्क, कहने का मतलब है कि सबसे पहले जो वर्किंग सब्सटेंस है, वर्किंग सब्सटेंस क्या हो गया, जो रेफ्रिजरेटर में कंटेंट से, मतलब सिंक लोअर टेम्परेचर पर है, ठीक है, तो वो अमाउंट ऑफ वर्क करेगा। तो अमाउंट ऑफ वर्क कितना किया भाई, Q1 माइनस Q2। ठीक, और वो जो अमाउंट ऑफ हीट ज्यादा हो गया, वो टेम्परेचर किसको प्रोवाइड करेगा, एटमॉस्फेयर को, सराउंडिंग में। ठीक, तो इस कंडीशन में इसका एफिशिएंसी की जगह पर आ जाएगा टर्म कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो बीटा टर्म आ गया, वहां पर क्या था, ईटा टर्म था, एफिशिएंसी था, यहां कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कहलाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को बीटा से रिप्रेजेंट किया,
तो बीटा का मतलब क्या हुआ? हीट एक्सट्रैक्टेड, रिवर्स प्रोसेस। तो हीट एक्सट्रैक्टेड, कितना हीट दे दिया सराउंडिंग को, Q2, और अमाउंट ऑफ वर्क किया, तो Q2 वर्क कितना किया भाई, Q1 माइनस Q2। ये बन गया कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। सिंपली वर्किंग सब्सटेंस हीट लेगा Q2 फ्रॉम द सिंक, मतलब जो रेफ्रिजरेंट लिक्विड है उससे लेगा लोअर टेम्परेचर पे। ठीक, उसके बाद वो अमाउंट ऑफ वर्क करेगा। अमाउंट ऑफ वर्क का मतलब जो हमारे फ्रीज में कंप्रेशर है, वो वर्किंग सब्सटेंस वर्क किया और एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट किसको दे दिया, एटमॉस्फेयर को दे दी। इसलिए यदि हम फ्रीज के पीछे वाले पोर्शन पे जाए, हाथ कभी रखे तो हमको गर्मी महसूस, और यदि कभी आपका फ्रीज का डोर ओपन हो गया तो रूम का टेम्परेचर बढ़ जाता है, घटता नहीं है, क्योंकि वो सराउंडिंग को अमाउंट ऑफ हीट Q1 देता है जिसका टेम्परेचर T1 ज्यादा है। इसका मतलब ये हीट कोल्ड से हॉट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये प्रोसेस इस तरह से रिपीट होता रहता है। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बीटा इज इक्वल टू Q2 बाई वर्क। तो यहां पर क्या आ गया, Q2 बाई Q1 माइनस Q2, और इसका टेम्परेचर कितने पर मेंटेन है, T2 पर, इसका टेम्परेचर T1 पे, इसका टेम्परेचर T2 पर। तो T2 डिवाइड बाई T1 माइनस T2 कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। एफिशिएंसी हम लोगों ने कितना निकाला था, एफिशिएंसी हम लोगों ने निकाला था 1 माइनस Q1 बाई Q2। दोनों में क्या रिलेशन आएगा देखो तो, यदि हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो क्या रिलेशन आएगा, देखो करके, सॉल्व करके देखो क्या आता रिलेशन। नहीं उसमें क्या था, देखो Q2 बाई Q1 था, सॉरी यहां बाय मिस्टेक लिखा गया। एफिशिएंसी देखो चेक करो, क्या एफिशिएंसी, ये था ना, अमाउंट ऑफ हीट कितना लिया Q1, और ये क्या था Q1 माइनस Q2 बाई Q1, गलती लिखा गया, Q2 बाई Q1, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, बीटा और ईटा को मल्टीप्लाई करो। बीटा क्या भाई, Q2 डिवाइडेड बाई Q1 माइनस Q2। ईटा का वैल्यू कितना है, Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई Q1। ये Q1 माइनस Q2 कट गया, क्या गया रिजल्ट, Q2 बाई Q1। Q2 बाई Q1 का वैल्यू कहीं से मिलेगा, देखो तो क्या बन जा रहा है, Q2 बाई Q1 1 माइनस ईटा बन रहा है, तो 1 माइनस ईटा हो गया। अब इसको आप लेफ्ट साइड में ले आओ, तो बीटा ईटा प्लस ईटा इज इक्वल टू 1, ईटा कॉमन ले लो, 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, देन ईटा बिकम्स क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस बीटा इस फॉर्म में, या बीटा निकाल लो ईटा के टर्म में, दोनों तरह से हम लोग रिलेशन निकाल सकते। हो गया, इरेज करें, तो यहां पर बीटा का वैल्यू आ गया, देखो Q2 बाई Q1 माइनस Q2, T2 बाई T1 माइनस T2, ठीक, और रिलेशनशिप बिटवीन ईटा एंड बीटा, बीटा इज इक्वल टू इस फॉर्म में लिख दिया, ईटा को लिख दिया, और हमने दूसरे तरीके से निकाला ईटा और बीटा को मल्टीप्लाई करके, तो ये रिजल्ट भी आएगा, देखो एक बार चेक करके, आ गया रिजल्ट, ये रिजल्ट आ
दोनों तरीके से लिख सकते हैं आप। ये दो डिवाइस था थर्मोडायनेमिक्स में, ये दोनों डिवाइस। अब ये इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने किया था प्रीवियस क्लास में, तो एक दो क्वेश्चन को डील कर ले, ये ऑलरेडी प्रीवियस क्लास का किया हुआ है, फिर भी एक तरह से क्वेश्चन का रिपीटेशन है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ मार्कर पेन का कलर बदल दे। क्या क्वेश्चन कहता है, आइडियल गैस इज टेकन अराउंड ए बी सी, ए से बी गया, बी से सी, सी से ए, यही है ए बी सी ए। The work done during a cyclic process या during a cycle A B C A। तो जब भी साइक्लिक प्रोसेस हो तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, अमाउंट ऑफ वर्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ द गिवन पोर्शन। तो इसका हम लोग एरिया फाइंड कर लेंगे। तो एरिया क्या आ जाएगा, हाफ इंटू ए सी इंटू सी बी। ए सी में देखो क्या है, क्या चेंजेस है, एसी क्या पोर्शन देगा, ये किसका एक्सिस है, वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम में कितना चेंजेस, यहां 3v कोऑर्डिनेट और ये v कोऑर्डिनेट, तो हाफ इंटू 3v माइनस v। सी से बी में आ जाए तो प्रेशर के पैरेलल है ये, तो प्रेशर में कितना चेंजेस है, देख लो 3p माइनस p, तो 3p माइनस p, 2p हो गया, तो ये आ गया हाफ इंटू 2v इंटू 2p। इससे हाफ और हाफ कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2pv। इसका मतलब ऑप्शन हमारा ए सही हो जाए। अब सेकेंड क्वेश्चन आते हैं। कहता है, एन आइडियल गैस ऑफ मास m इन ए स्टेट ए गोज टू अनदर स्टेट b। ए से बी स्टेट पे ये चेंज हो रहा है, 3 डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। Q1 Q2 डिनोट कर रहा है जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है बाय द गैस अलोंग 3 डिफरेंट पाथ्स 1 2 3। तो इसमें अमाउंट ऑफ हीट को हमको सीक्वेंस में असेंडिंग ऑर्डर इक्वल टू डिसेंडिंग ऑर्डर, ये हमारा किस तरह से चेंज हो रहा है। अब इसको हम लोग ऐसे समझ जाएं, यदि हम ग्राफिकली इसको समझने की कोशिश करें तो ये प्रेशर और वॉल्यूम में 3 डिफरेंट पाथ है। तो मान लो हम वन पाथ पे जाते हैं, तो इसका प्रोजेक्शन हम वॉल्यूम वाले एक्सिस पर देखें तो इतना एरिया A1 कवर करता है। दूसरे वाले बी पार्ट पे जाते हैं तो इतना एरिया कवर करता है सेकेंड पार्ट के। इसको हम A2 से रिप्रेजेंट करेंगे, प्रेशर है, ये वॉल्यूम है। फिर तीसरे वाले पार्ट पे आ जाएं तो एरिया इतना कवर कर रहा है। तो तीनों में आप चेक करके देखो, देखने से भी लग रहा, फिगर हमने जब रीट्रेस किया तो तीनों में सबसे ज्यादा एरिया किस वाले पार्ट में, A3 में सबसे ज्यादा। इसका मतलब अमाउंट ऑफ हीट किस में आएगा सबसे ज्यादा, Q3 में ज्यादा आ रहा है, फिर Q2 आ रहा है, फिर Q1 आ रहा है। ऐसा ऑप्शन हमारे पास किस में है, कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये सीक्वेंस आ रहा है, या हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दें, वो भी चेक कर लेंगे, Q1 लेस देन Q2 लेस देन Q3, और वो A में आ रहा है, इसलिए ऑप्शन हमारा A सही हो। देख लो, Q1 लेस देन Q2 लेस देन Q3। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है, थर्मोडायनामिक प्रोसेस इज शोन इन द फिगर, द प्रेशर्स एंड वॉल्यूम्स कॉरस्पॉन्डिंग टू सम पॉइंट्स इन द फिगर आर, प्रेशर एट ए दे रखा है, प्रेशर एट बी दे रखा है, वॉल्यूम एट ए, वॉल्यूम एट डी। कहता है द प्रोसेस ए बी, इस प्रोसेस ए बी के लिए 600 जूल
600 joule of heat is added to the system, and in process BC 200 joule added to the system. The change in internal energy of the system in process AC पूछ रहा है. तो AC के लिए कितना इंटरनल एनर्जी में चेंजेस होगा ये पूछ. तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग यदि हम इक्वेशन लिखते हैं तो हमारा अमाउंट ऑफ हीट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस अमाउंट ऑफ वर्क होता है. ये फॉर्मूला हमारे लिए. तो सबसे पहले हम हर चेंजेस में अमाउंट ऑफ वर्क निकाल लेते हैं. तो हम ए बी सेगमेंट में जाते हैं. तो ए बी सेगमेंट का अमाउंट ऑफ वर्क देखते हैं. इसका ये लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, देयर इज नो चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम. इसका अमाउंट ऑफ वर्क 0. फिर हम बीसी प्रोसेस में जाते हैं. तो बीसी प्रोसेस में अमाउंट ऑफ वर्क देखते हैं. अमाउंट ऑफ वर्क प्रेशर इनटू बीसी वाले में नो चेंज इन प्रेशर, तो ये पी हो गया. और वॉल्यूम में चेंजेस है तो पी डेल्टा वी. पी का वैल्यू बी पर जो होगा वही हम लोग यूज करेंगे. तो बी पर प्रेशर का वैल्यू 8 इंटू 10⁴ पास्कल दे रखा है. चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम जो ए पर है और डी पर है, या बी पर और सी पर, तो ए पर और डी का चेंज आ जाएगा. तो 5 - 2 कर देंगे तो 3 इंटू 10⁻⁻3. अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये 240 जूल आ गया. पीसी वाला पार्ट का हमको अमाउंट ऑफ वर्क मिल गया. फिर हमको चाहिए एसी पूरा पार्ट. इसका मतलब अमाउंट ऑफ वर्क फॉर एसी मींस अमाउंट ऑफ वर्क फॉर ए बी प्लस अमाउंट ऑफ वर्क फॉर बीसी. अब यहां पर पहले वाले के लिए 0, दूसरे वाले के लिए 240. इसको सॉल्व करेंगे तो 240 जूल आ जाएगा. ये अमाउंट ऑफ वर्क हो गया फॉर एसी पाथ. अब हमको चाहिए इंटरनल एनर्जी. तो उसके लिए हमको अमाउंट ऑफ हीट की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू. तो इंटरनल एनर्जी हमको निकालने के लिए अमाउंट ऑफ हीट फॉर एसी पाथ. इसका मतलब अमाउंट ऑफ हीट फॉर ए बी प्लस अमाउंट ऑफ हीट फॉर बी सी. अब ए बी के लिए अमाउंट ऑफ हीट हम लोगों को दे रखा है. ए बी ने कितना हीट ऐड किया तो 600 जूल. बीसी के लिए 200 है, तो ये दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो 800 जूल आ गया. अब अमाउंट ऑफ हीट मिल गया, अमाउंट ऑफ वर्क मिल गया. तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू. तो एसी प्रोसेस का टोटल अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब 800 एंड अमाउंट ऑफ वर्क थ्रू एसी प्रोसेस हमने निकाल रखा टोटल 240. तो 800 में से 240 जूल सबट्रैक्ट करेंगे तो इट बिकम्स 560 जूल. और 560 जूल हमारा कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन है. क्लियर? आ गया समझ में? कहीं कोई डाउट किसी को? चलिए अब ये वाला प्रोसेस देख लेते. कहता है एन आइडियल गैस इज टेकन थ्रू द साइकिल ए बी सी ए एज शोन इन द फिगर. ये तो हमने प्रीवियस क्लास से पढ़ा रखा है. यही सेम क्वेश्चन कराया था, चेक कर लोगे, ये क्वेश्चन करा रखा है. अच्छा चलो कर लेते हैं, कोई बात नहीं. कहता है आइडियल गैस इज टेकन थ्रू द साइकिल ए से बी, ए से बी, फिर कहता है बी टू सी and then C to A. As shown in the figure, if the net heat supplied to the gas in the cycle is 5 joule, the work done by the gas in the process C to A पूछा है. तो फिर वैसे ही आप टोटल अमाउंट ऑफ वर्क निकाल लीजिए. A से B, B से C, C से A. तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क निकालिएगा तो क्या आ जाएगा देख लेते हैं. हम कलर इसका पहले चेंज कर ले, नीचे लिखना है. चलो अमाउंट ऑफ वर्क आ जाओ. A to B में तो भाई क्या आएगा चेक करो.
total amount of work is equal to amount of work through path AB, amount of work through path BC, amount of work through path CA. A से B में आ जाए, A से B में नो चेंज इन प्रेशर, वॉल्यूम में चेंज है तो प्रेशर 10 हो गया, और वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा है, यहां से यहां तक देख लो, वॉल्यूम में 2 से 1, तो यहां पर ये 2 माइनस 1, 1 मीन्स 10 हो गया। अच्छा, ये एक साथ लिख रहा है इसलिए इसको हम बाद में कैलकुलेट कर लेंगे। अब आ जाओ बीसी, बीसी वाले पार्ट में कितना हो गया, बीसी वॉल्यूम रिमेन्स सेम, वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं, ठीक। तो अमाउंट ऑफ वर्क होता पी डेल्टा वी, तो डेल्टा वी 0, तो अमाउंट ऑफ वर्क थ्रू पाथ बी सी 0, अमाउंट ऑफ वर्क थ्रू पाथ सी ए, यही हम लोगों को निकालना है, ठीक। और टोटल वर्क कितना है, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क कितना है, तीनों का सम, यही है ना, तो ये टोटल अमाउंट ऑफ वर्क में आ जाएगा। चलिए अब उसके बाद आ जाए, प्रोसेस कैसा है, कहां से स्टार्ट हुआ, ए से बी, बी से सी, सी से साइक्लिक प्रोसेस, ऑब्वियसली डेल्टा यू 0। अब आ जाए डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा यू 0, तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क, डेल्टा क्यू कितना लिया, कितना अमाउंट ऑफ हीट है भाई, 5 जूल, तो ये 5 डाल देंगे, और नेट अमाउंट ऑफ वर्क कितना आ गया, ये सारा पार्ट लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 10 प्लस अमाउंट ऑफ वर्क थ्रू पाथ सी ए, तो अमाउंट ऑफ वर्क थ्रू पाथ सी ए इज इक्वल टू 5 माइनस 10, इट बिकम्स माइनस 5 जूल। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा माइनस 5 जूल। क्लियर, आ गया समझ में। तो ऐसे ही है, कुछ और क्वेश्चन भी डाल दिया, ये सब क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे, ठीक, ये सारे क्वेश्चन बना लीजिएगा। अब यहां पर 2 प्रोसेस है, थोड़ा सा हम लोग बेसिक जान लें। एक प्रोसेस रिवर्सेबल प्रोसेस, जिसमें क्या होता है कि रिवर्स हो जाता है, सारे चेंजेस होने के बाद वो रिवर्स हो जाता है और रिपीट होता रहता है, ठीक। ऐसे प्रोसेस को हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। कंडीशन क्या होना चाहिए, मस्ट बी कंप्लीट एब्सेंस ऑफ डिसिपेटिव फोर्स, ऐसे फोर्सेस जो हमारे चेंजेस को चेंज ना कर दे, जितने भी अपोजिट नेचर वाले फोर्स हैं, फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कोसिटी, एयर ड्रैग, रेजिस्टेंस, ये सारी चीजें एब्सेंस होने चाहिए, तभी प्रोसेस रिवर्सेबल होगा, जो हीट इंजन में और हम लोगों ने किसमें देखा, रेफ्रिजरेटर में, ठीक। और ये स्लोली प्रोसेस होना चाहिए, और टेम्परेचर सिस्टम का डिफर नहीं होना चाहिए सराउंडिंग से, बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो ये सारे कंडीशंस हो गए रिवर्सेबल प्रोसेस, ठीक। एग्जाम्पल्स है रिवर्सेबल प्रोसेस के, जितने भी आइसोथर्मल एडियाबेटिक चेंजेस हो रहे हैं वो सारे रिवर्सेबल है, ठीक। स्लोली प्रोसेस होता है, सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब होता है आइस से और वो फिर मेल्ट कर जाता है, सेम अमाउंट ऑफ हीट वैसे ही रिमूव होता है, तो वाटर क्या आ जाता है, डायरेक्ट प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाता है आइस में। तो ये सब रिवर्सेबल प्रोसेस के कुछ एग्जाम्पल है, ये जानकारी के लिए, नॉलेज के लिए। इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा प्रोसेस जो रिवर्सेबल नहीं हो जाए, ठीक। जैसे कंडक्शन, रेडिएशन, रेडियो एक्टिविटी के, ये सारे इरिवर्सिबल प्रोसेस, सिस्टम या कोई भी सब्सटेंस अपनी, या सिंपली कह सकते हैं कि वो सिस्टम या रेडिएशन हो गया, कंडक्शन हो गया, डीके हो गया, तो वो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आ सके, तो उसको हम लोग कहते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक। अब यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स है इरिवर्सिबल प्रोसेस के, जैसे स्टील बॉल है, उसको आप फॉल करा दो किसी इनइलास्टिक लेड शीट पर, तो उसका काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू फ्रिक्शन। इस कंडीशन में हीट एनर्जी टेम्परेचर को इंक्रीज करा देता है,
तो उस कंडीशन में वो ट्रांसफर नहीं हो सकता, रिवर्सेबल प्रोसेस नहीं हो सकता है। इसी तरह से स्प्रिंग को आप सडन और फास्ट स्ट्रेच करो तो उस कंडीशन में वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, तो वहां पर एनर्जी डेसिपेट होता है, एनर्जी का लॉसेस होता है। तो वो सारे प्रोसेस क्या बन जाते हैं, इरिवर्सेबल प्रोसेस हो जाते हैं। तो दो मेनली प्रोसेस है, एक रिवर्सेबल और दूसरा इरिवर्सेबल प्रोसेस। तो रिवर्सेबल प्रोसेस हमारे लिए दो एग्जाम्पल हो गए, एक हीट इंजन और एक रेफ्रिजरेटर, ठीक। और इरिवर्सिबल प्रोसेस में हम लोगों ने पढ़ा था ट्रांसफर ऑफ हीट में कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ठीक। तो इस तरह से ये हमारा थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, उसमें प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल, ये सब फॉर्मूला पढ़ना है। और हम लोग स्पेसिफिक हीट गैस का निकालेंगे, वो भी उसमें सिलेबस में।